देखो एक कंडीशन हमने ज्ञात कर ली थी किसके लिए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, पैरेलल, सॉरी परपेंडिकुलर हो। इलेक्ट्रिक फील्ड जब क्या हो, आपतन तल के परपेंडिकुलर होगा, तो उस कंडीशन के अंदर हमने क्या किया था, ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करने वाले इक्वेशन को ज्ञात कर लिया था। साथ में हमने क्या ज्ञात कर लिया था, जो परावर्तन गुणांक और परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक है, उनका भी मान हमने क्या ज्ञात कर लिया था, फर्स्ट वाली कंडीशन के अंदर ज्ञात कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन, जब क्या है, जब विद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर क्या हो, आपतन तल के समांतर हो। उस कंडीशन में क्या ज्ञात करना है, उस कंडीशन में भी, इस कंडीशन में भी हमें यही चीज पता करनी है कि एक तो जो हम इक्वेशन ज्ञात कर रहे हैं, कौन सी इक्वेशन, जो फ्रेनेल की समीकरण थी उनकी सहायता से हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक का क्या फॉर्मूला होगा वो ज्ञात करना पड़ेगा। दूसरी चीज, जिस प्रकार से लंबवत तरंग भी क्या करी थी, लंबवत की विद्युत क्षेत्र सदिश के लंबवत की कंडीशन में भी परावर्तित अपवर्तित तरंग की ऊर्जा किसके बराबर आ रही थी, आपतित तरंग की ऊर्जा के बराबर आ रही थी। उसी प्रकार से इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, समांतर वाली कंडीशन में भी वही का वही ऊर्जा संरक्षण के नियम को ज्ञात करना पड़ेगा कि इसमें भी समांतर वाली कंडीशन में भी तरंग की ऊर्जा संरक्षित रहती है या नहीं रहती है, वो हमें पता करना है। तो देखो इस स्थिति में हमने जो फ्रेनेल की समीकरण निकाली थी वो क्या थी, इस स्थिति में फ्रेनेल की समीकरण E01 डैश अपॉन E01 पैरेलल इज इक्वल टू क्या था, tan थीटा आई माइनस थीटा आर अपॉन tan थीटा आई प्लस थीटा आर। ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 19। ये हमने जब सेकंड कंडीशन पढ़ी थी, उस कंडीशन के अंदर हमने क्या निकाला था, E01 डैश अपॉन E01 पैरेलल वाला फॉर्मूला निकाला था ये। इसी प्रकार से E02 का क्या होगा, मतलब ये तो कौन सी तरंग थी, परावर्तित तरंग, परावर्तित तरंग के और अपवर्तित तरंग के आयामों का अनुपात ये था। अब इसी प्रकार से अपवर्तित तरंग और आपतित तरंग के आयाम का अनुपात क्या होगा, E02 अपॉन E01 पैरेलल इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 cos थीटा आई sin थीटा आर अपॉन sin थीटा आई प्लस थीटा आर, कोष्टक में क्या आया था, cos थीटा आई माइनस थीटा आर। ये समीकरण नंबर क्या होगी, 20। अब देखो कि ये इक्वेशन तो हमें क्या निकल गई, ये सीधी जो कोणों के रूप में, परावर्तन कोण, आपतन कोण और अपवर्तन कोण के रूप में डायरेक्ट इक्वेशन निकल गई। इस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, पारगमन गुणांक और परावर्तन गुणांक का मान तो ज्ञात कर सकते हैं, परंतु हमें साथ ही साथ में ऊर्जा संरक्षण के नियम का भी क्या करना पड़ता है, वो ये इस कंडीशन में वो पालन करती है तरंगे या नहीं करती, ये तीनों तरंगे, उसको ज्ञात करना है। इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, इन इक्वेशंस को किसके रूप में, अपवर्तनांक, पहले माध्यम और दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक के रूप में भी हमें इनको लिखना पड़ता है। तो अगर हम इन्हीं इक्वेशन को क्या लिखना चाहे, N2 और N1 के पदों में लिखना चाहे तो वो कैसे प्राप्त होगी, इक्वेशन नंबर 19 का को N2 एंड N1 के पदों में लिखने पर, N2 एंड N1 के पदों में लिखोगे तो उस कंडीशन में आप देखो E01 डैश अपॉन E01 पैरेलल इक्वल टू क्या आ जाएगा, N2 अपॉन, या फिर आप देखोगे यहाँ पे जो इक्वेशन थी वो क्या थी, एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 1 cos थीटा आई माइनस cos थीटा आर अपॉन एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 1 cos थीटा आई प्लस cos थीटा आर। ये इक्वेशन निकली थी। अब देखो इस इक्वेशन में आप क्या कर सकते हो, एप्सिलॉन
2/ε1 को कॉमन लोगे तो इक्वेशन किस फॉर्मेट में आएगी, cos थीटा i माइनस ε1/ε2 cos थीटा r। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आपके आएगा वापिस वही का वही ε2/ε1 cos थीटा i माइनस ε1/ε2 cos थीटा r। ये दोनों गए और आपने जो इक्वेशन, जो कल इक्वेशन ए पढ़ी थी, इक्वेशन नंबर ए से रूट में ε2/ε1 किसके बराबर था, n2/n1 के, तो इनका उल्टा क्या हो जाएगा, n1/n2 हो जाएगा। तो यहां से जो ये इक्वेशन आएगी पैरेलल E01-E01 पैरेलल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके cos थीटा i माइनस n1/n2 cos थीटा r, cos थीटा i प्लस n1/n2 cos थीटा r। ये क्या होगी आपकी इक्वेशन नंबर 21। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये इक्वेशन आप देख रहे हो ना, ये cos थीटा i और ये n1/n2 के पदों के रूप में आ रही है, ये इक्वेशन जब हमने फ्रेनेल की समीकरण ज्ञात की थी उस कंडीशन में आप देखोगे तो रूट ε1 और ε2 वाली इक्वेशन थी, उसके बाद में आपको क्या मिल रही थी, tan थीटा i माइनस r, tan थीटा i प्लस r की इक्वेशन मिल रही थी, उसको सॉल्व करने के बाद में मिल रही थी। तो ये जो हमने E01-E01 का जो रिलेशन निकाला, मैंने इससे पहले वाला लिखा था, उससे ऊपर आप देखोगे ना इनकी जो इक्वेशन लिखी हुई है वो ε2/ε1 के फॉर्मेट में लिखी हुई है, वो इसी रूप में, इन्हीं रूपों के अंदर वो इक्वेशन लिखी हुई, उन्हीं को हम किसके रूप में लिख रहे हैं, n1/n2 के रूप में लिख रहे हैं, क्योंकि अपर्तनांक और विद्युतशीलता के मध्य जो रिलेशन है वो किस प्रकार से, वो इस प्रकार से जो हमने ज्ञात किया था स्नेल के नियम से, वो भी मैंने आपको बताया था। अब देखो जैसे हमने इक्वेशन नंबर 19 को लिख दिया, उसी प्रकार से अगर हम 19 इक्वेशन नंबर 20 को भी किसके रूप में लिखना चाहे, n2 और n1 के पदों में लिखेंगे तो वो इक्वेशन क्या होगी, तथा E02/E01 कोष्टक में क्या आ जाएगा, 2 cos थीटा i अपॉन cos थीटा r प्लस n2/n1, या फिर यहाँ पे आप ये लिख सकते हो ε2/ε1 cos थीटा i। ये इक्वेशन पढ़ी होगी। अब इसके जगह, इस जगह पे ε2/ε1 की जगह पे n2/n1 लिखोगे तो इक्वेशन क्या आएगी, पैरेलल इक्वेशन तो क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा i अपॉन cos थीटा r प्लस n2/n1 cos थीटा। ये क्या बन गई इक्वेशन नंबर 22, किसके रूप में, n1 और n2 के पदों के रूप में आ गई। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर, एक तो 19 और दूसरी इक्वेशन नंबर 19 एंड इक्वेशन नंबर 21 से मान किसमें रखने पर, 21 से मान इक्वेशन नंबर 7 में रखने पर परावर्तन गुणांक क्या आएगा, परावर्तन गुणांक r पैरेलल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके E01-E01 का होल स्क्वायर। ये क्या आ जाएगी इक्वेशन, tan स्क्वायर थीटा i माइनस थीटा r अपॉन tan स्क्वायर थीटा i प्लस थीटा r का होल। इसका भी n1 और n2 के रूप में, पदों के रूप में लिखेंगे तो अभी वही की वही, इससे लास्ट 21वीं इक्वेशन है उसका क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो वो ये जो r पैरेलल है वो किसके रूप में भी आ जाएगा, अपवर्तनांक के रूप में आ जाएगा। तो इस परावर्तन गुणांक को किसके रूप में, अपवर्तनांक को
N1 एंड N2 के पदों में लिखने पर, N1 और N2 के पदों में लिखोगे तो उस कंडीशन में इक्वेशन क्या आएगी आपके R पैरेलल बराबर आएगा आपके cos थीटा आई माइनस N1 अपॉन N2 cos थीटा R अपॉन cos थीटा आई माइनस N1 अपॉन N2 cos थीटा R का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो, तो इसमें अब क्या करो, इक्वेशन नंबर 20 और इक्वेशन नंबर 22 से आप क्या करो, मान किसमें रखोगे, इक्वेशन नंबर 9 पारगमन गुणांक ज्ञात करने वाले इक्वेशन के अंदर आप क्या करोगे, मान रखोगे। इसी प्रकार से आप क्या करोगे, इसी प्रकार पारगमन गुणांक के लिए इक्वेशन नंबर 20 एंड 22 से मान किसमें रखने पर, से मान इक्वेशन नंबर 9 में रखना। ठीक है, इक्वेशन नंबर 9 में इसका मान रखेंगे तो यहाँ पे t पैरेलल बराबर क्या होगा, N2 अपॉन N1 cos थीटा R अपॉन cos थीटा I। ठीक है, N2 अपॉन N1 cos थीटा R अपॉन cos थीटा I। अब मल्टीप्लिकेशन के रूप में क्या आ जाएगा, E02 अपॉन E01 वाला मान आ जाएगा। देखो, ठीक है, N2 अपॉन N1 cos थीटा R अपॉन cos थीटा I। अब इसके अंदर इक्वेशन के अंदर क्या था, आगे E02 अपॉन E01 का होल स्क्वायर था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, T पैरेलल के अंदर आपको E02 अपॉन E01 का मान रखना है, तो N2 अपॉन N1 cos थीटा R अपॉन cos थीटा I। E02 अपॉन E01 का मान रखोगे तो इक्वेशन क्या आएगी आपके, 2 cos थीटा I प्लस इंटू साइन थीटा R अपॉन साइन थीटा I प्लस थीटा R cos थीटा I माइनस थीटा R का होल स्क्वायर। ठीक है, N2 अपॉन N1 का मान और क्या हो सकता है, N2 अपॉन N1 बराबर साइन थीटा I अपॉन साइन थीटा R भी हो सकता है इसका मान। ये तो स्नेल के नियम से आपने पढ़ा था, इस मान को भी इसमें रखेंगे। तो देखो उस कंडीशन में T पैरेलल बराबर क्या आएगा, T पैरेलल बराबर साइन थीटा I अपॉन साइन थीटा R डॉट cos थीटा R अपॉन cos थीटा I मल्टीप्लाई में cos स्क्वायर थीटा I साइन स्क्वायर थीटा R अपॉन साइन स्क्वायर थीटा I प्लस थीटा R cos स्क्वायर थीटा I माइनस थीटा R। ठीक है, अब देखो एक से ये और इससे ये एक पावर कट गई इसकी। अब इक्वेशन किसके रूप में, वही कि वही जिस प्रकार से इससे पहले आपने परावर्तन गुणांक को किसके, पारगमन गुणांक को किसके लिए निकाला था, आपने जब तल के समान लंबवत होती थी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तो उस कंडीशन में आप देखोगे 2 थीटा आई के रूप में इक्वेशन आ रही थी, तो यहाँ पे भी उसी की जैसी आएगी और थोड़ा सा चेंज होगा इसमें। तो देखो टी पैरेलल बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 cos थीटा आई साइन थीटा आई मल्टीप्लाई 2 साइन थीटा आर cos थीटा अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आई प्लस थीटा आर साइन स्क्वायर थीटा आई माइनस थीटा आर। थोड़ा समीकरण लगाओ साइन 2 थीटा वाली, तो ये इक्वेशन जो टी पैरेलल की है वो क्या आ जाएगी, टी पैरेलल बराबर 2 cos थीटा साइन 2 थीटा आई इंटू साइन 2 थीटा आर अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आई प्लस थीटा आर साइन स्क्वायर थीटा आई माइनस थीटा आर, सॉरी कॉस स्क्वायर हो गया यहाँ।
अब देखो ये इक्वेशन नंबर आपकी कितनी बन गई 25। अब ये जो इक्वेशन आपने जो 25 और अभी 23 इक्वेशन निकाली थी, उन दोनों इक्वेशन आप देखोगे जो हमने परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक ये दोनों निकाले हैं। अगर मान लो कि क्वेश्चन के अंदर इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि सिर्फ एंगल ही दिया हुआ हो और आप लोगों को परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक का मान ज्ञात करने का कहे, तो उस कंडीशन में आपको क्या करनी पड़ेगी, ये ओनली फॉर एंगल परावर्तन गुण एंगल परावर्तन के कोण, अपवर्तन के कोण और आपतन के कोण, इन चीजों के ऊपर अगर डिपेंडेंट हो या इन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट अगर वैल्यू दी हुई हो एंगल की वैल्यू और पूछ ले परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक, तो सिर्फ एंगल डिपेंडेंट इक्वेशन कौन सी होगी, एक तो ये वाली इक्वेशन होगी और एक से इससे पहले हमने इक्वेशन नंबर 23 जो निकाली थी वो क्या थी, एंगल डिपेंडेंट इक्वेशन थी। क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे दो प्रकार की इक्वेशन निकाले, एक तो हम किसके ऊपर अपवर्तनांक के ऊपर डिपेंडेंट इक्वेशन निकालते हैं और एक दूसरी सिर्फ एंगल के ऊपर डिपेंडेंट एंगल निकालते हैं, इक्वेशन निकालते हैं। तो एंगल के ऊपर डिपेंडेंट इक्वेशन तो क्या है, वो इसलिए लिखी जाती है डायरेक्ट क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन के अंदर सीधा सा क्या दे देता है, दोनों एंगल दे देता है और आपको परावर्तन और पारगमन गुणांक पूछ लेता है। लेकिन दूसरी N2/N1 के रूप में इक्वेशन निकालने का मेन कारण ये होता है क्योंकि आपको पता करना होता है कि जिस प्रकार से ऊर्जा की जिस प्रकार से तरंग आपतित हो रही है, तो आपतन की कंडीशन में जिस ऊर्जा को लेके आ रही है वही की वही ऊर्जा आगे परावर्तन और अपवर्तन के अंदर बढ़ रही है या फिर नहीं बढ़ रही है, वो पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको N2/N1 के पदों में भी या फिर अपवर्तनांक के पदों के रूप में भी लिखना पड़ता है, जिसकी सहायता से हम ये पता कर पाते हैं कि जो ये तरंग है, आपतित होने वाली तरंग है, परावर्तित होने वाली और अपवर्तित होने वाली तरंग क्या करिए, ऊर्जा संरक्षण के नियम का भी क्या करती है, पालन करती है। अब देखो जैसे हमने इक्वेशन नंबर 5 को थीटा आई और थीटा आर के पदों में लिखा है, उसी प्रकार से इसे इस इक्वेशन को N2 एंड N1 के पदों में लिखने पर N2/N1 के पदों में लिखोगे तो उस कंडीशन में T पैरेलल क्या आ जाएगा, T पैरेलल इज इक्वल टू आएगा 2 cos थीटा आई cos थीटा आर अपॉन cos थीटा आई मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा आपके 2 cos थीटा आई नीचे cos थीटा आई प्लस N2/N1 cos थीटा आर आई का होल स्क्वायर। अब देखो इस इक्वेशन में क्या करते हैं, इस इक्वेशन में अगर आप क्या कर लो N1/N2, जैसे कि N2/N1 है, अब इस आप देखोगे इससे पहले हमने जो इक्वेशन निकाली थी N1/N2 के रूप में R पैरेलल थी, तो वहां पे देखोगे तो पूरी की पूरी इक्वेशन के अंदर मल्टीप्लिकेशन के रूप में क्या टर्म थी, N1/N2 थी। क्या टर्म आ रही थी, N1/N2 की टर्म आ रही थी। तो हमें इस इक्वेशन को भी किसके रूप में, ये वाली इक्वेशन जो है उसको भी किस रूप में बदलना पड़ेगा, N1/N2 के रूप में बदलना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, इस समीकरण में अंश एवं हर में N1/N2 स्क्वायर का गुणा करना, N1/N2 का गुणा करोगे तो उस कंडीशन में देखो यहाँ से इक्वेशन जो प्राप्त होगी आपको T पैरेलल इज इक्वल टू क्या आएगा, और cos थीटा आई cos थीटा आर N1/N2 नीचे क्या होगा N1/N2 कोष्टक में cos थीटा आर प्लस N2/N1 cos थीटा आई का होल स्क्वायर। अब ये इक्वेशन किस रूप में आएगी, T पैरेलल बराबर 4 cos थीटा आई cos थीटा आर N1/N2 नीचे क्या आ जाएगा cos थीटा आई प्लस N1/N2 cos थीटा आर का होल स्क्वायर। ये क्या होगी इक्वेशन नंबर 26।
अब देखना यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है कि जो ये n1/n2 का होल स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन किया ऊपर नीचे, तो अगर आप इसको अंदर की तरफ ले जाओगे तो उस कंडीशन के अंदर ये इक्वेशन इस रूप में चेंज हो जाएगी। आगे पीछे लिखा और कुछ भी नहीं किया। देखो यहाँ पे आपको जो ये इक्वेशन नंबर 1 तो कौन सी मिल रही है, 23, 24, 25 और ये इक्वेशन नंबर लास्ट में 26, ये क्या कर रही है, जब विद्युत क्षेत्र सदिश क्या हो, क्षेत्र सदिश ई वेक्टर क्या है, तल के समांतर है, तो इस स्थिति में क्या है, मैं परावर्तन और अपवर्तन गुणांक को क्या करती है, वो व्यक्त करती है। अब देखो यहां से इन इक्वेशन के ये परावर्तन और आपतन गुणांक के बारे में तो ये सॉरी अपवर्तन गुणांक के बारे में तो पता चल गया। अब मैं आपको वही सेम की सेम चीज जो लास्ट वाली क्लास में की थी वही की वही यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, n1 और n2 वाली पदों को आपस में जोड़ना पड़ेगा और जोड़ के ये पता करना है कि उसकी वैल्यू 1 के बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। अगर 1 के बराबर आ जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि समांतर वाले तल के समांतर की कंडीशन में भी क्या होगी, तरंग जो होगी वो किसको प्रदर्शित करेगी, ऊर्जा संरक्षण के नियम को प्रदर्शित करती है। इक्वेशन नंबर 24 एंड 26 को जोड़ने पर R पैरेलल प्लस T पैरेलल इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके, cos थीटा I माइनस n1/n2 cos थीटा R अपॉन cos थीटा I प्लस n1/n2 cos थीटा R का होल स्क्वायर प्लस पास में क्या आ रहा है आपके cos थीटा I cos थीटा R n1/n2 नीचे क्या आ जाएगा cos थीटा I प्लस n1/n2 cos थीटा R का होल स्क्वायर। जोड़ोगे लसअप है सेम है, नीचे वाली टर्म समान है तो लसअप आ जाएगी या कॉमन आ जाएगी, तो ऊपर वाली टर्म में आप देखोगे तो a माइनस बी प्लस 4ab, कौन सी इक्वेशन है ऊपर वाली टर्म में, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, तो ये किसके बराबर आ जाएगी, a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर आएगी। तो उस कंडीशन में जो ये इक्वेशन है ये क्या आएगी, r पैरेलल प्लस t पैरेलल इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos थीटा I प्लस n1/n2 cos थीटा R का होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आएगा cos थीटा I प्लस n1/n2 cos थीटा R का होल स्क्वायर। दोनों गए वैल्यू किसके बराबर आई, 1 के बराबर। तो यहाँ से R पैरेलल प्लस T पैरेलल भी किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या होगी 27। इससे भी क्या स्पष्ट हो रहा है, इससे भी ये स्पष्ट हो रहा है कि जब ई वेक्टर क्या है तल के समांतर हो तब भी क्या होगा, तब भी तीनों तरंगों द्वारा कौन से नियम को, ऊर्जा संरक्षण के नियम की पालना की जाती है। ठीक है ना, तो यहां तक ये आप लोगों के दोनों ही कंडीशन समाप्त हो जाती है। अब एक चीज और ये बची है कि अगर इसमें मान लो कि कोई पर्टिकुलर केस हम ले लें, जैसे कि cos थीटा I का मान परिवर्तित कर दे, 0 ले ले 90 ले ले, तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पे जो ये आपको इक्वेशन मिल रही है R पैरेलल T पैरेलल, इनकी वैल्यू आपस में कोई रिलेशन हो सकता है, ये आपस में बराबर हो सकती है या नहीं हो सकती है, वो हमें पता करना है। तो वो हम क्या करेंगे कल की क्लास में पढ़ेंगे। साथ में इसके अंदर एक टॉपिक और बच जाता है इसका अचालक माध्यम में, वो है जो फ्रेनेल की समीकरण हमने निकाली थी उनका हमें क्या करना है,
प्रैक्टिकली भी क्या करना है, हमें उनका सत्यापन करना होता है, या मतलब प्रायोगिक रूप से भी सत्यापन करना होता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।